अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जी के जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 7 मई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन है ए भारतीय विज्ञान संस्थान, बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सी भारतीय तारा भौतिक संस्थान या फिर डी इसरो। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी भारतीय तारा भौतिक संस्थान। भारतीय तारा भौतिक संस्थान ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय तारा भौतिक संस्थान ने 19 वर्ष के चक्र के लिए श्री राम नवमी के कैलेंडर दिनों की पहचान के लिए गणना की। उन्होंने श्री राम लला के माथे पर सूर्य के प्रकाश को लाने के लिए एक ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम को डिजाइन और अनुकूलित किया। इस प्रणाली में 4 दर्पण और 4 लेंस शामिल थे। इस उपकरण का निर्माण ऑप्टिकल बेंगलुरु द्वारा किया गया। तो अगला और दूसरा सवाल है, हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है। यह किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर पटना। उत्तर है ऑप्शन सी वाराणसी। हाल ही में वाराणसी की तिरंगी बर्फी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी के एक अन्य उत्पाद धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी तक बनारस क्षेत्र से कुल 34 उत्पाद और उत्तर प्रदेश के 75 उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, जो कि भारत में पहले स्थान पर है। इसके बाद तमिलनाडु 58 जीआई उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो अगला और तीसरा सवाल है, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? ऑप्शन है नेपाल, फिलीपींस, थाईलैंड या फिर बांग्लादेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फिलीपींस। हाल ही में $375 मिलियन के समझौते के तहत भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के पहले बैच की आपूर्ति की। फिलीपींस ने भारत के साथ जनवरी 2022 में यह डील की थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर होती है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 7 मई 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है रविंद्रनाथ टैगोर बर्थ एनिवर्सरी। हर साल 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। 1861 में इनका जन्म इसी तारीख को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शन है 9, 11, 12 या फिर 16। उत्तर है ऑप्शन है 9 पदक। भारतीय दल ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का समापन 9 पदकों के साथ किया, जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। 6 दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 30 भारतीय पहलवानों ने भाग लिया। उल्लेखनीय पदक विजेताओं में उदित, अभिमन्यु, विक्की, राधिका, शिवानी, अंजू, हर्षित, मनीषा और अंतिम पंघाला शामिल थे। तो अगला और 5वां सवाल है, 3 मई 2024 के घोषणा के अनुसार आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनुपमा सिंह, राकेश शर्मा, सुबोध कुमार या फिर गीता मेनन जी को। उत्तर है ऑप्शन सी सुबोध कुमार। तमिलनाडु कैडर के 210 बैच के आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग मतलब डीओपीटी द्वारा जारी किए गए एक आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा 3 मई 2024 को की गई थी। इस आदेश में स्पष्ट रूप से उनसे उनके पिछले पद से तत्काल मुक्त होने का अनुरोध किया गया है, ताकि वे आयुष मंत्रालय में अपनी नई भूमिका संभाल सके। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कितने देशों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आगंतुक कार्यक्रम में भाग लिया है? ऑप्शन है 20, 21, 22 या फिर 23। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 23। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनाव आगंतुक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। इसमें विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकाय और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये प्रतिनिधि 23 विभिन्न देशों से आए हैं। अब ऐसा करने का कारण क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत की चुनाव प्रक्रिया को प्रदर्शित करना तथा चुनावी निष्ठा और
पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना है। तो अगला और 7वां सवाल है, इस पार्टी के नेता अतुल कुमार अंजान का 70 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निधन हो गया। ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी। उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान का 70 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले अतुल कुमार अंजान 1977 में पहली बार इस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव के रूप में भी कार्य किया और किसानों के मुद्दों पर अपनी भागीदारी प्रदर्शित की। उन्होंने सीपीआई के टिकट पर घोसी लोकसभा सीट से 3 बार चुनाव लड़ा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है AR रहमान, अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक या फिर श्रेया घोषाल जी को। उत्तर है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसकी घोषणा मंगेशकर परिवार द्वारा की गई है। यह पुरस्कार लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया है और यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। इसके बाद 2023 में आशा भोसले को यह पुरस्कार दिया गया था। अमिताभ बच्चन के साथ AR रहमान को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रस्तावित गहरे समुद्र बंदरगाह विकास स्थल बाटन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस या फिर वियतनाम। उत्तर है ऑप्शन बी, फिलीपींस। अडानी पोर्ट्स ने फिलीपींस में गहरे समुद्र में बंदरगाह विकास करने के लिए बाटन का लक्ष्य रखा। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड मतलब APSEZ द्वारा वहां एक बंदरगाह विकसित करने की रुचि द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ के अनुसार बाटन फिलीपींस में स्थित है। अब आखिर ये फिलीपींस कहाँ है? फिलीपींस गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप समूह देश है, जिसकी राजधानी मनीला, मुद्रा फिलीपीनी पेसो और आधिकारिक भाषा फिलिपिनो और अंग्रेजी है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मई 2024 में पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शुभम चौधरी, अनुभव सिंह, ललितम बिगई के या फिर राजेश कुमार जी को। उत्तर है ऑप्शन सी, ललितम बिगई के। भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब IAS के 2015 बैच के अधिकारी ललितम बिगई के को पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है। 3 मई 2024 को की गई घोषणा के अनुसार इस नियुक्ति को केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। वह मणिपुर कैडर से है। अब आइए जानते हैं पर्यटन मंत्रालय के बारे में। 1966 में स्थापित पर्यटन मंत्रालय भारत में पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसमें नियमों और विनियमों का निर्माण और प्रशासन शामिल है। यह मंत्रालय परिवहन भवन, सांसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय से कार्य करता है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है रोहित शर्मा, जो IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और अगर बात की जाए पहले खिलाड़ी की, तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है MS धोनी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे स्थान पर। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे 8 मई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।